आजकल ये फेक भी बहुत आ गए हैं मार्केट में। एक्चुअल में ट्रांसजेंडर नहीं, लेकिन ट्रांसजेंडर बन के कमाई के लिए इसको पहचाना कैसे जा सकता है? ताली की जो खनक है। आपको कितने साल हो गए हैं अभी वैसे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? 19 साल से वर्किंग हूँ और 19 साल में मैंने बहुत कुछ किया है। बट एंड गोल क्या है दीपिका? ये एक तो प्रूफ करना चाहती हूँ, ट्रांस कम्युनिटी सिर्फ ताली बजा के मांगने के लिए पैदा नहीं है। आपके हिसाब से एक आइडियल स्कूल सिस्टम कैसा होना चाहिए? अगर पता चल जाएगा किसी को कि हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो किन्नर पढ़ता है, वो लोग तो आके ले जाएंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बंदे के साइलेंट मेंटल ट्रॉमास होते क्या हैं? वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जो बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, और ये चीज़ हर ट्रांस व्यक्ति को अंदर से खाती है। दीपिका अगला जन्म कैसा चाहती है? दीपिका अगला जन्म बिल्कुल यही चाहती है कि यही पहचान, यही आइडेंटिटी। ओके, सो हेलो एवरीवन, आज मैं शिवम दीक्षित और आज हमारे साथ है दीपिका जी, और हम इनका बहुत ही तहे दिल से मैं कहूँ या वार्म वेलकम कहूँ, बट ये पॉडकास्ट हमारा बहुत दिन से पेंडिंग था और हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि ऐसा कुछ शूट करें लोगों के लिए जो हम एक हाई वैल्यू कंटेंट दे पाएँ इन कंटेक्स्ट टू जो लोगों के दिमाग में मिथ बैठे हुए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके, या एंटायर LGBTQ जो कम्युनिटी है, या जिस तरीके से मैं कहूँ कि बॉलीवुड इस इंडस्ट्री को दिखाता है या लोग इसको देखते हैं। हमारी जो पुरानी जो भी जनरेशन्स आई गई, उन्होंने हमारे दिमाग में जो भरा, ये कैसे, इसका सच क्या है, इसकी असलियत क्या है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो आप देख पा रहे हैं, क्या पता है उसका दूसरा पहलू जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो आज वो पहलू हम आपको दिखाना चाहते हैं, और थैंक यू सो मच दीपिका जी जो आपने टाइम दिया हमें। और काफ़ी पेंडिंग था, मुझे लगता है 1 साल से हम प्लान कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1 साल से प्लान कर रहे थे कि शूट हो जाए, बट फाइनली आज वो दिन है। तो स्टार्ट करते हैं छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दीपिका जी का, कि अभी करेंटली आप क्या कर रही हैं, किस बैकग्राउंड से आप आती हैं, और समाज के लिए क्या काम आप कर पा रही हैं। देखिए, मेरा जर्नी मतलब आप इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि बायोलॉजिकल बॉर्न एज अ बॉय बट नाउ कन्वर्टेड इनटू फीमेल जेंडर आइडेंटिटी, सो आई एम अ ट्रांस वुमन। सबसे पहली जो मेरी पहचान जो छाप बनती है दुनिया में, वो ये होती है। अब बात आती है कि मैं एजुकेटेड अगर सिस्टम के हिसाब से बात करें तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन, और मैं आज के डेट में एक ब्रांड है स्किन प्राइड के नाम से, वहाँ पे एज अ जनरल मैनेजर काम करती हूँ, और उनके पास 6 ब्रांचेस हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, और 2 को डेडिकेटेडली देखती हूँ बिकॉज वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिवली ट्रांस के लिए काम करती हूँ। सो ट्रांस हेल्थ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसको समझना ज़रूरी है, और उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। अब बात करते हैं कि मैं कैसे इम्पैक्ट डालती हूँ। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मैं हेल्प करती हूँ, उनकी हेल्थ, ट्रांजिशन, उन सब चीज़ों की नॉलेज देना, साथ में उनको काउंसिल करना, गाइड करना, उनके साथ खड़े होना एज अ मदर, एज अ सिस्टर, कि मैं साथ खड़ी हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं साथ खड़ी हूँ। बहुत लोग अपने फैमिली के बिना चले आते हैं मेरे पास, और वो इस दुख में आते हैं कि मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, रहने की हेल्प करती हूँ, खाने की हेल्प करती हूँ, ट्रीटमेंट में हेल्प करवाती हूँ, हॉस्पिटलाइज करवाती हूँ रिक्वायरमेंट है तो। इन सब चीज़ों को लेकर मैं काम करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि मैं, ये तो कम्युनिटी के साथ हुआ, अब सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं। मेरे क्लिनिक्स में, बाकी क्लिनिक्स में तो मेल फीमेल भी आते हैं ना। बिल्कुल आते हैं। तो जब मैं वहाँ बैठती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, तो उनका परसेप्शन चेंज होता है टुवर्ड्स दी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, कि अच्छा, आपके कम्युनिटी के लोग इस तरह का नॉलेजेबल बात भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। इवन दो आपने जब ये कहा ना कि मेरी आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रांसजेंडर मतलब या तो ये सिग्नल पे मिलेंगे, या ये ट्रेन में मिलेंगे, या ये हमारे घर पे आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ना भर दिया गया है दिमाग के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, सच्चाई है ये। और मैं जब उन मेल फीमेल से बात करती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, आप क्लिनिक्स हैं जहाँ मैं काम करती हूँ, एस्थेटिक ट्रीटमेंट है स्किन के, स्किन प्राइड नाम ही इसीलिए रखा है हमने, स्किन प्राइड, स्किन प्लस, स्किन लक्स, ये हमारे ब्रांड्स हैं। और जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, लोगों को लगता है मैं डॉक्टर हूँ।
हाँ, क्योंकि वो नॉलेज जिस तरह से मैं उनको समझाती हूँ उनको लगता है मैं डॉक्टर, दे आर सेइंग दैट डॉक्टर मैडम, मैं बोलती हूँ ओह आई एम नॉट डॉक्टर, सॉरी, बट मैं काम करती हूँ। तो ये लेवल तक मैंने इम्पैक्ट डालने का कोशिश किया है कम्युनिटी के। आपको कितने साल हो गए हैं अभी वैसे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? देखिए ये वाली जो पर्टिकुलर हेल्थ इंडस्ट्री है इसमें मुझे बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, अच्छा बीइंग अ वर्किंग चेंज करती प्रोफेशनल, रहती है। आपने शायद पहले गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, तो पूरे टोटल कितना साल हो गया सो आपका काम? टोटल अगर मैं देखें तो मैं 2007 से वर्किंग हूँ, ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 19 साल 19 साल हो चुके हैं। और एग्जैक्टली मई के महीने से नौकरी शुरू की थी, अप्रैल के एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। तो मैं आज 19 साल से वर्किंग हूँ और 19 साल में मैंने बहुत कुछ किया है। मतलब अगर शॉर्ट जर्नी अगर फटाफट क्विक बताऊँ तो मैंने छोटी मोटी नौकरियाँ की जिसमें मुझे 2,500 3,000 3,500 सैलरियाँ मिलती थी। डेटा एंट्री वगैरह का मैंने काम किया और मैंने एक ऐसा भी काम किया जो अंदर एक औरत और शरीर थोड़ा सा एक लड़के जैसा है, तो मुझे एक डर के साथ करना पड़ा। वो 4 महीने की जॉब थी जो कि सिक्योरिटी की थी, मैंने वो भी की। और वो करके जब मैं वहाँ से बाहर आई तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे लगा मुझे डेस्क जॉब चाहिए, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस बिकॉज आई एम अ वुमन इनसाइड, करेक्ट। तो मैंने फटाफट कंप्यूटर वगैरह का कोर्स किया और वो करके मैं वहाँ पहुँची। और पहुँच के मैंने कंप्यूटराइज पोजीशन, कंप्यूटर का स्किल्स वगैरह लेके फिर ऐसी जॉब ढूंढी जो कंप्यूटर बेस्ड हो, तो बैठ के मैं डेटा एंट्री का काम करती थी। बट वही हरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये वो ब्ला ब्ला, टीजिंग, ये सब बहुत कुछ हुआ। मैंने एक जॉब छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, बड़े नामी हॉस्पिटल में पहुंची। चौथी जॉब जो थी बड़े नामी हॉस्पिटल में पहुंची। उस नामी हॉस्पिटल में मुझे बाथरूम में 2-3 बार लॉक कर दिया गया। कुछ और इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसा हुआ जो कि कह सकते हैं अभद्र होता है और बहुत ही बुरा होता है। बट किस पुलिस को कंप्लेन करूं, किसको करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और सामने वाला जो व्यक्ति था जिसको मैंने कंप्लेन की, कंपनी ओनर, उसने बोला कि आप ये 2 महीने की एडवांस ले लो या 1 महीने की, जैसे आपकी इच्छा है, बट आप चले जाओ, क्योंकि मैं कितने लोगों को रोकूं। तो मैं बड़ी हताश होके वहाँ से निकल गई एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब। फिर वो करते करते, और उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है ना, ये तब की बात है। बीए का फर्स्ट सेकेंड ईयर वाली बात। तो अब मैं बहुत दुखी होके एक जगह बैठी हूँ। दिल्ली में एक जगह है पीरागढ़ी चौराहा, वहाँ पे मैं बैठी हूँ और बैठ के एक चाय पी रही हूँ और कुछ खा रही थी। अचानक से दिमाग में आया कि चलो सामने एक पार्क है, वहाँ बैठती हूँ, न्यूज़पेपर में ढूंढती हूँ कहाँ पे जॉब है और वहाँ कॉल करके जाऊँ। तो मैं उस पार्क में बैठ गई और वहाँ पे मैंने एक मांगने वाली को देखा एंड वो आई और उसने ताली बजाई मेरे सामने और मुझे बोला कि बेटा कहाँ से हो, क्या हो। मैंने बोला, सारी चीज़ें डिस्कशन हो गई। डिस्कस होने के बाद उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मेरे पास, मेरे टिफ़िन में खाना है, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। उन्होंने बोला घर से भाग के आई है क्या। द मोमेंट शी सेड आई है, तो मुझे लगा कि ये समझेगी शायद। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, घर से भागी तो नहीं हूँ, बट झूठ बोल के मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं चल साथ बैठ के खाते हैं। तो और 1-1.5 घंटा घूम घाम के पार्क में मांग के सबसे 10-5 जो भी रुपए वो करके वो मेरे साथ बैठी। अब जब वो मेरे साथ बैठी तो हमने डिस्कशन शुरू किए, मेरे बचपन से लेके अब जब तक के जो स्ट्रगल थे उस वक्त तक के वो मैंने बताए। तो बोलती है कि तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी एक जैसी है, कुछ फ़र्क नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे फैमिली ने तो बोला है, मैं कुछ और हूँ और वो कुछ और है, समझ नहीं आ रहा था। फिर चलो साथ में खाना वाना खा पी के बातचीत करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट डे फिर जाके वहीं बैठ गई। बैठ के फिर वहीं पे न्यूज़पेपर देख रही हूँ, जॉब्स देख रही हूँ। 2 रुपए का 3 रुपए का न्यूज़पेपर आता था, खरीदती थी, बैठ जाती थी और बैठ के मैं नौकरी ढूंढती थी और कॉल करती थी। और कॉल करके इंटरव्यूज़ भी देख के आई 2-3 कॉल सेंटर में, जनकपुरी में होते थे ज़्यादातर, उस वक्त वो जनकपुरी के होते थे। मैं जनकपुरी जाती थी और इंटरव्यू दे के वापस आ जाती थी और वहीं जाके बैठ जाती थी। एक मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट दूसरा या तीसरा दिन था, वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा पुराना कनेक्शन जो मेरा फ्रेंड था फ्रॉम द कम्युनिटी ओनली, ओके, उसने मुझे देखा और उसने बोला कि चल मेरे साथ, मेरा एक एनजीओ है, यहाँ बैठते हैं। आई वेंट देयर। इनिशियल 5 मिनट मुझे थोड़ा अनकम्फर्टनेस हुई
ओके। घर वालों ने जो डरा रखा होता है हाँ। कि किन्नर, ट्रांस, हिजड़ा ऐसे होते हैं, वो डर था। सब वैसे ही बैठे हुए हैं, मन में थोड़ी सी घबराहट है। फिर उन्होंने बोला कि नाच गाना होगा, चाय पानी नाश्ता समोसा, थोड़ा अच्छा सा लगने लगा। फिर जब उन्होंने बोला डांस करो, मैंने डांस किया। तो मोमेंट मैंने डांस किया फीमेल, अभी वो सब लोग बोले कि ड्रेसिंग तो ये है बट अच्छा अभी नए हो तुम, ये वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट आधे एक घंटे बाद मुझे इतना कंफर्ट लगा वहाँ पे, बेधड़क मैंने बातचीत शुरू कर दी सबके साथ, जहाँ की उस वक्त मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, लोगों से बात नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा जब ये अच्छा लग रहा है चलो, तो मैंने वहाँ पे जो मेरा फ्रेंड था उसका नाम लिया और उसको पूछा कि यार मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं मिल सकती, आई एम एजुकेटेड पर्सन, जगह भी अच्छी लग रही है, वाइब्स कनेक्ट हो रही हैं, हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई एम एजुकेटेड पर्सन, कंप्यूटर वगैरह सब आता है, कुछ तो होगा, डेटा एंट्री वेंट्री कुछ तो अच्छा होगा। जैसे जॉब तो है बट उसमें थोड़ा काम डॉक्यूमेंट है, थोड़ा काम बाहर घूमना, लोगों से मिलना, फील्ड पे जाना और उनको अवेयर करना। अब अवेयर क्या करना है, HIV, हेल्थ, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी इश्यूज, ये सब। चलो ठीक है, यही काम कर लेते हैं। सो एक ये सैलरी पे थी मैं, और ये सैलरी पे मैं एग्री हुई बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन। मैंने काम शुरू कई बार ऐसा होता है, मतलब हर चीज़ आप पैसे से नहीं कर सकते हैं, तो मैंने वो काम शुरू किया। अब NGO सेक्टर में मेरी शुरुआत हो गई फील्ड वर्कर से। फिर मैं विद इन 8 और 9 मंथ मैंने डेस्क जॉब पकड़ ली, कंप्यूटर डेटा एंट्री। वहाँ से फिर मैं काउंसलर पोजीशन पे आ गई, फिर वहाँ से मैं मैनेजर पोजीशन पे आ गई। विद इन 1.5 ईयर मैं मैनेजर बन गई। लोगों ने बोला कि बड़ी जल्दी क्विक 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 यहाँ तक आ गई। तो फिर वहाँ से मैंने काम करा, और मैंने जो टेक्निकल काम होता है उसको सीखने के अलावा जो मैंने सीखा वो क्या था, वो था जिंदगियों को सीखना। ट्रांस कम्युनिटी में भी बहुत वैरायटीज़ होती हैं, जैसे मेल और फीमेल में भी होती हैं। सबको समझना, सीखना, लोगों से मिलना, उठना बैठना, उनकी साइकोलॉजी समझना, चैलेंजेस, स्ट्रगल, फैमिली इश्यूज, बैकग्राउंड, हेल्थ इश्यूज, सब समझा। और जब मैंने ज़िंदगियाँ सीख ली तब मेरे लिए बोलना और काम करना आसान हो गया। और मैं वहाँ से अगले 1 से 1.5 साल बाद मैं स्टेट की कोऑर्डिनेटर के तौर पे चुनी गई एक पर्टिकुलर NGO में, और वो नेशनल लेवल NGO अलायंस इंडिया। अच्छा। मैंने वहाँ काम किया, और स्टेट पे काम करते हुए पूरे राज्य में जाना आना, ट्रैवल, घूमना, लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना। अब मैंने और ज़्यादा जिंदगियों को सीखा, समाज को समझा, एरिया बढ़ता गया, काम किया, बड़े बड़े ऑफिशियल से मिली, मीडिया में गई, न्यूज़पेपर में गई, सब हुआ। और मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट होती चली गई इस ज़िंदगी को लेकर। और मुझे खुद अच्छा, उसी दौरान बीच में मैं भी खुद को भी समझती जा रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी और मेरी जर्नी यहाँ है। आप जितना दूसरों को समझोगे ना, आपकी खुद की लाइफ की परत खुलती जाती है। ये होता है, कुछ लोग लगता है कि हमें बहुत विद्वान है, हमें बहुत आता है, बहुत नॉलेज है, लेकिन कई बार जब तक आप दूसरों में नहीं कनेक्ट करोगे, लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझोगे, तब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते। और ऐसा मैंने कई बार देखा है, जैसे कई लोगों को सुना भी है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो कहते हैं कि कभी भी जैसे लाइफ में सीखना हो ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको क्लासरूम ही चाहिए। आप अगर एक भीड़ भाड़ भरे इलाके में, मेट्रो के बाहर, पार्क के अंदर, जहाँ बहुत क्राउड हो, आप बस वहाँ बैठ जाओ और लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे आपस में बहस कर रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं। उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बिल्कुल सच्चाई है। और जब आप इस दौर से गुजर रहे थे, मतलब ये जो पूरी आपकी जर्नी चल रही थी, देखो चैलेंजेस तो बहुत आए हैं, मैं वो पूछूंगा अभी नहीं कि क्या चैलेंजेस आए हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि कोई भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। बट एंड गोल क्या है दीपिका का, कहाँ पहुँचना चाहती है? देखिए, मेरा एंड गोल, अगर मैं ड्रीम की बात करूं, एक कि मैं समाज में ये एक तो प्रूफ करना चाहती हूँ कि ट्रांस कम्युनिटी सिर्फ सिग्नल या फिर ताली बजा के मांगने के लिए पैदा नहीं है, वो कुछ और कर सकती है। और वो सिर्फ मैं अकेली नहीं, मैं मेरे साथ और कई लोगों को लेकर प्रूफ करना चाहती हूँ, अकेले नहीं। मैंने काफ़ी लोगों को नौकरियां लगवाई हैं, काम करते हैं आज, बट वो लोग ऐसे जगह हैं जहाँ पर वो लोग अपने में बिजी हो गए। बट मैं एक ऐसा सेटअप तैयार करना चाहती हूँ जहाँ पे वो मेरे साथ खड़े हों,
और मैं बोल सकूं कि ये देखो ये 25 लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं एंड वी ऑल आर ट्रांस और हम ये कर सकते हैं, आप हमें बस मौका दीजिए। पहला। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम की बहुत कमी है ट्रांस कम्युनिटी में। फैमिली छूट जाती है, बिल्कुल बहुत कुछ छूट जाता है। एक ऐसा घर या एक ऐसी जगह जिसमें मेरे साथ वो सब रह सके। ज़रूरी नहीं है जो नौकरियां करते हैं वो शायद अपने कहीं रेंट पे रह सकते हैं, बट जिनके पास नौकरी नहीं है, जो परेशान है, जिनकी उम्र आज 50, 60, 70 साल हो गई, अब उनका कोई सहारा नहीं है। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ 70 साल पे मेरा क्या सहारा होगा मैं नहीं जानती। तो क्या पता ऐसे लोग वो मेरे साथ रहे, मैं उनको अपनी बड़ी सिस्टर, माँ, बहन कुछ भी मान के उनको अपने साथ रख सकूं और एक लोगों को प्रूव कर सकूं कि हम लोगों में इतनी एकता है कि हम साथ रहते हैं और मेरे समाज को मैं ये दिखा पाऊं कि देखो कोई नहीं है मगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ की बहुत कमी है और मैं ये एक सेफ होम बिल्ड करना चाहता एक सेफ होम बिल्ड करना चाहती हूँ। कम्युनिटी सेफ, देखिए सेफ होम, सेफ वर्क इन्वायरमेंट, स्पेस, और ये दोनों तीनों चीज़ें मिलके सोसाइटी में जो थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगी वो एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग काम होगा एक तरीके। देखिए थॉट प्रोसेस की जो आपने बात करी है, सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी बिल्ड होती है स्कूल सिस्टम से। स्कूलिंग, बच्चे कैसे पढ़ते हैं या बच्चों को क्या दिमाग में डाला जाता है, बच्चे क्या फीड करते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली सिखाया जाता है या काउंसलर्स स्कूल में जो बच्चे हैं क्या उनको इस तरीके से एजुकेट करते हैं कि इस कम्युनिटी को इक्विवेलेंट कैसे देखना है, या नहीं करते हैं? तो आपके हिसाब से एक आइडियल स्कूल सिस्टम कैसा होना चाहिए विच इज़ इक्विवेलेंट फॉर ऑल, फॉर एवरीबडी, नॉट कि गर्ल बॉय ऐसा नहीं, बट फॉर एवरीबडी। तो ऐसा कुछ देखिए, मैं जो आपने ये टॉपिक बोला है ये थोड़ा सा मेरे दिल को हमेशा छू जाता है और मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ। मैं उसको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए बोलती हूँ कि मैं जिस वक्त सबसे ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी वो एज मेरी 10 साल से 16-17 साल की उम्र थी। टीन वाली, ठीक है, करेक्ट, टीन एज। और उस एज में मैंने बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस भी फेस किए, बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ, बस ये कोई सिंपैथी के लिए नहीं है, बट 5 से 6 बार मैंने मरने की कोशिश की उस पर्टिकुलर एज में। बच्चा होता है वो व्यक्ति, बट उसने सोचा क्यों, और वो भी 5-6 बार, 5-6 बार नहीं, 5-6 बार। और बहुत कुछ हुआ स्कूल में। मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया बट खुल के बात नहीं हुई टॉपिक्स पे, टीचर्स का सपोर्ट नहीं था, बच्चे बहुत बुलिंग करते थे, हरास करते थे, बहुत कुछ होता था। अब आप बोल रहे हैं आज की करंट सिनेरियो, आज के करंट सिनेरियो में बहुत सारे स्कूल्स मुझे बुला चुके हैं कि आप बच्चों से इंटरेक्ट करो, सेशन लो। अच्छा, मैं गई हूँ, 7-8 स्कूल अभी तक अपने लाइफ में मैं जा चुकी हूँ। ओके, अच्छा, अल्टीमेटली कहानी कहाँ आती है, मैं आपको अपनी ही कहानी से फिर कनेक्ट करके बोलती हूँ। आज भी काउंसलर्स हैं, सिस्टम है, मेरे टाइम पे भी अगर मैं बोलती नहीं थे, बट मैं बोलती हूँ पहले काउंसलर्स तो होते ही नहीं थे। मैं बोलती हूँ कि चलो होते, मान लीजिए चलो होते, अगर वो होते तो काउंसलर उतने सेंसिटिव होने चाहिए कि ये मुद्दे को वो समझें, ठीक। और वो मुद्दा उनको कब पता चलेगा, जब वो उन लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, मिलेंगे, जानेंगे, पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे। नहीं करते। एक तो होता है कि सुनने के लिए सुन लिया, लेकिन आपने समझा नहीं उस प्रॉब्लम को। अब मैं एक स्कूल की नाम नहीं ले सकती, बट स्कूल की काउंसलर को मिली और वो बोलती है, उनका मानना है अगर पता चल जाएगा किसी को कि हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो किन्नर पढ़ता है, वो लोग तो आके ले जाएंगे। अब जब स्कूल की काउंसलर ऐसा सोचेगी तो आप बताओ कहाँ है भविष्य। मैं अपनी बात करती हूँ, लेके जाएंगे भाई। अच्छा, वो कम्युनिटी ले जाएगी, कम्युनिटी ले जाएगी कि ये तो हमारा है, हमारे को दे दो। मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं जब 13 साल की थी मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, उस वक्त अगर एक काउंसलर टीचर हो जो होती, कोई मैं उनसे डिस्कस करती और वो उस टॉपिक को उसी समुदाय के किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से डिस्कस करती, फिर उससे मुझे मिलाती, फिर हम बात करते और उसके बाद वो बात मेरे पेरेंट्स तक जाती और उसके बाद मुझे एक साइकेट्रिस्ट तक
ले जाया जाता, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती, जिसमें ये समझ के उभर के मेडिकल प्रोसीजर के साथ बाहर आता कि हु आई एम। और ये बात 13-14 साल 15 साल की उम्र में मुझे भी पता चलती, मेरे पेरेंट्स को पता चलती, और पेरेंट्स भी ये बात खुल के एक्सेप्ट करते और समाज को बताते, और समाज भी समझ लेता। मगर होता क्या है, इस बारे में उस एज में हुआ ही नहीं कुछ। और क्या आज हो रहा है ऐसा? आज भी नहीं हो रहा ना। आप ये बताइए कि मैं गई हूँ और वहाँ पे मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट, जहाँ पर मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ बच्चों से टॉपिक पे। बट वहाँ के बच्चों को भी जब मैंने पूछा क्या आप लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्ति से मिले हो? नहीं। क्या आपने कभी उनसे कोई बात की है? नहीं। अच्छा, आपने टीवी में देखा है? हाँ ना। तो वो ऐसे दिखाते हैं, वैसे दिखाते हैं, उसमें उसने उसका खून कर दिया था, ये। अब आप बताइए, बच्चे के दिमाग में एक इमेज कि मैंने कंचना मूवी देखी और उसने पत्थर से सर फोड़ दिया या उसको मार दिया, फिर उसको दफनाया गया, फिर उसकी आत्मा आई और उसकी आत्मा ने परेशान किया। मतलब बच्चा तो कुछ और सोचेगा, फिर ट्रांस को तो हड्डी मूवी में भी तो ऐसे ही है, हड्डी मूवी उसमें भी इतना वायलेंस दिखाया गया है ना। तो अब बच्चा तो बॉलीवुड से देख रहा है, इंडिविजुअली तो नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर, हाँ, पीटीएम में, स्कूल्स में बहुत एनजीओ हैं, मैं बोलती हूँ, आप अप्रोच कीजिए। कई सारे स्पीकर्स हैं, मैंने देखा है कई सारे ट्रांसजेंडर मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, कई लोग बात आप अप्रोच कीजिए और वो वहाँ जाएंगे और फिर वो इंटरेक्ट करेंगे और वो बताएंगे कि मेरे इश्यूज चैलेंजेस क्या होते हैं और हमारे मतलब एस्पिरेशंस क्या हैं, हम फ्यूचर गोल्स क्या सोचते हैं, हम चाहते क्या हैं। वो वहाँ पता चलेगा तो बच्चे के दिमाग में आज डलेगा। और मैं सच बताती हूँ कि आज के बच्चे के दिमाग में आप जो बात डालेंगे वो आने वाले 15 साल के बाद का भविष्य निर्धारित करता है। वो वही तो फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्योंकि आज जो व्यक्ति 40 साल का, उसकी मेंटालिटी अब चेंज नहीं कर सकते। तो इस जनरेशन को तो चेंज किया जाए। स्कूल में काउंसलर्स हैं, बट काउंसलर्स को वो काउंसलिंग आती है क्या? नहीं। तो पहले तो वो उनको सीखना पड़ेगा। क्या इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या करना चाहिए? क्यों नहीं कर सकती? मैं गवर्नमेंट को, मैं बहुत पहले किसी ऑफिशियल से मिली थी, बहुत सीनियर राज्यसभा में बैठने वाले व्यक्ति से। उनको मैंने कहा आप दो चीज़ कर दीजिए। एक, कंसल्टेंट के तौर पे एक ट्रांस व्यक्ति को आप अपॉइंट कीजिए। मैं नहीं कहती आप टीचर का खिताब दो उसको, बट कंसल्टेंट के तौर पे एक ट्रांस को अपॉइंट कीजिए। मैं ये भी नहीं कहती 50,000 दीजिए, जो भी आप मिनिमल अमाउंट सर। उसको हफ्ते में एक बार बुलाइए। जब भी ऐसे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम हैं, चैलेंजेस हैं, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये डिस्कशन करना है, परसेप्शन चेंज करना है कि ये लोग भीख नहीं मांगते, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो एक मतलब अच्छे से आएगी, सब बात करेगी, समझाएगी। ये भी नॉर्मल लोगों ने यार ये तो मतलब एक आम समाज का हिस्सा है, नॉर्मल तरीके से हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने सजेशन दिया था, एक कि कंसल्टेंट। ठीक है। दूसरा, ना ही सिर्फ LGBTQ इश्यूज, बट अगर आप मतलब सपोज मेरा बच्चा है या आपका बच्चा है, उसके वो ये अगर देखता है कि हम घर में लड़ाई कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बच्चे का दिमाग बहुत मतलब गंदे तरीके से डैमेज होता है। बिल्कुल होता है ये। और चाइल्डहुड ट्रॉमा साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर ट्रॉमा साइकोलॉजी में सिखाया जाता है कि कैसे बच्चे के अंदर से चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्डहुड ट्रॉमा कितना उसको आने वाले 50 साल तक इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, है ना। तो अब आप समझिए कि उस वक्त एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, और मैं ये भी नहीं कहती आप बहुत बड़े एक्सपर्ट को उठा लूँ, जो लोग इंटर्न्स हैं उनसे बात करो। हाँ बिल्कुल, उनको रखो एज अ कंसल्टेंट, और फिर उनसे उन बच्चों की काउंसलिंग करवाइए, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाइए, जिनके पेरेंट्स लड़ते हैं, दारू पीते हैं, कोई अलग अलग इश्यूज लेके आ सकता है बच्चे के साथ कुछ हरेसमेंट हुआ है, रेप हुआ है, और फिर LGBTQ, ये सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। ये दो चीज़ करेंगे तो सिस्टम में काफ़ी बड़ा चेंज आएगा। बट मुझे लगता नहीं कि इसको करना इतना आसान है। आसान है तो करेंगे तो देखो, जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, सिस्टम चेंज होगा, उसको और थोड़ा बारीकी में समझते हैं कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बंदे के साइलेंट मेंटल हेल्थ ट्रॉमास होते क्या हैं, क्या ऐसे मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स हैं, या क्या ऐसी
ग्राउंड रियलिटी में एक तो आपने जैसे बताया कि स्कूल में इक्वालिटी नहीं मिलती, वर्क स्पेस पे इक्वल वो नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता, सेफ स्पेस नहीं मिलता, लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं, बुली करते हैं, ये तो एक एक्शंस हो गए। बट मेंटली हमारे अंदर क्या चलता है मेंटली, वो जो कहते हैं ना कि उथल पुथल जो वो क्या होती है? सबसे बड़ी उथल पुथल पैदा होते वक्त जो माँ बाप को दिखा उस हिसाब से वो हर वक्त आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं कि नहीं नहीं बेटा, आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे हो। मैं जो फील कर रही हूँ वो मुझे नहीं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जो बताना चाहते हैं वो चाहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। और ये चीज़ हर ट्रांस व्यक्ति को अंदर से खाती है। हर रियल आइडेंटिटी छुपाने को बोले जाते हैं या उसको एक्सेप्ट भी करने दे रहे हैं। हाँ, मैंने कोई खेल खेलना शुरू किया, अरे तुम ये नहीं, तुम वो खेलो, तुम क्रिकेट जाके खेलो, तुमने मतलब खो खो या बाकी चीज़ें क्यों खेलना शुरू किया, ये नहीं, तुम्हारा खेलना वो है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े बाल बढ़ा लूँ, तो नहीं नहीं, तुम बाल छोटे कराओ, ऐसे नहीं रहना है। या फिर अगर एक ट्रांस मैन है, उसका दिल कर रहा है बाल छोटे रखने का, नहीं, तुम्हें बाल बड़े रखने हैं, कान में बालियाँ डाल के रखनी है। सो ये जो चीज़ है ये बहुत छोटी चीज़ है, बट ये छोटी चीज़ उसको इतना चुभती है ना कि उसको लगता है कि कुछ कर लो, आइडेंटिटी क्राइसिस। कहीं चले जाऊं, छोड़ दो, भाग जाओ, मर जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। पहला। दूसरा, ये तो घर का है, फिर बाहर समाज, ओ माय गॉड, वो तो बहुत बड़ा दलदल है। उसमें तो फिर लोग ये सब और भी ज़्यादा करते हैं, छेड़ के भाग जाएंगे, कपड़े उतार के भाग जाएंगे, परेशान करेंगे। अब उस वजह से तो इंसान को लगता है मैं बाहर ना जाऊं, मैं घर में रहूं, इसीलिए इंट्रोवर्ट रहते हैं। तो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। दिमाग में ये रहता है कि नहीं नहीं, बाहर गई तो ऐसा होगा, वो मुझे छेड़ देगा, वो मुझे बोल देगा। मैं आपको बहुत बड़ी एक बात बोलती हूँ, और शायद परिवार भी शायद मेरा देखे सुनेगा इस बात को, लेकिन मुझे अट्रैक्शन बचपन में एक लड़के की तरफ हुआ, बट वो अट्रैक्शन क्योंकि लड़का नहीं समझ रहा है इस बात को, तो मैं उस चीज़ को लेकर भी साइलेंट हो गई, इंट्रोवर्ट हो गई, नहीं चाहिए, नहीं बात करनी है। फिर दोबारा किसी से सोचा ये 9th 10th क्लास में जाके, और 7 साल अपने मन में रखी है बात। 7 साल बाद जाके मैंने बोली कि ये बात है मेरे दिमाग में तुम्हारे, ये वो दोस्ती ख़त्म हो गई, जो दोस्त था वो दोस्ती ख़त्म हो गई, और उसकी वजह से मैं काफ़ी सालों तक अकेली, किसी से नहीं मिलती, किसी लड़के से बात करने का दिल ही नहीं करता था। जज कर रही है क्योंकि यार वो समझेगा नहीं, छोड़ो। तो वो जो चीज़ है जो लोग समाज जो देता है ना, जो रिस्पॉन्सेज हमको, वो ख़राब कर देता। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये नॉट इन कंटेक्स्ट टू जो आजकल जैसे समाज में मोस्टली जैसे सिग्नल पे लोग हैं, या जो किन्नर समाज सिग्नल पे लोगों को भीख मांग रहा है, इस तरीके के जो लोग हैं, आपको क्या लगता है ये सही है या ये भी बंद होना चाहिए? देखिए, इससे भी ना परसेप्शन बिल्ड होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो नॉन किन्नर लोग हैं वो भीख नहीं मांग रहे, भीख तो हर कोई मांग रहा है, हम इनको ही क्यों लेबल करें। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली, मेरे हिसाब से बेगिंग ही बैन होनी चाहिए। इवन इंडिया में एक स्टेट अभी आया भी है जिसने बेगिंग को इलीगल करके बंद कर दिया है। बट इन कंटेक्स्ट टू ट्रांसजेंडर लोगों को लगता है कि इनकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि भाई इनका बेगिंग अच्छा होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करो तो आप सबको सपोर्ट करो, और क्योंकि वो एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि ये लोग कमाते नहीं हैं, ये लोग तो ऐसे ही खाते हैं, तो वो हम एक ऑन अ ब्रॉडर लेवल पूरे समाज को क्या बिल्ड कर रहे हैं कि भाई ये लोग तो मेहनत नहीं करते, ये तो ऐसे ही खाते हैं। तो इसको परसेप्शन को चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है ये बंद होना चाहिए? देखिए, इसके पीछे ना बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास ये है कि मैं वो जानना चाह रहा था। इवन मुझे ये भी जानना है कि ये ताली जो बजाने वाला कॉन्सेप्ट है, या इसके पीछे का एक्चुअल साइंटिफिक या फिर कोई जो सोशल या कोई पुराना कुछ ऐसा कोई परंपरा है कि ये क्लैप करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये जानना है। ठीक है। सो मुगलों के टाइम पे चले जाते हैं, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम भी देखते थे, बिल्कुल, हरम देखते, मूवीज में भी देखता है, बहुत कुछ देखते थे, और ये चीज़ मूवियों में दिखाई गई है, सीरीज में भी दिखाई गई। बिल्कुल, महाभारत, रामायण, हर जगह पर जिक्र है, बिल्कुल, और रिस्पेक्टेड वे में। ठीक है। अब वो ब्लेसिंग्स के बदले में उनकी वो इज्जत थी, मैं मानती हूँ ये बात, ठीक। मगर ये सब चेंज कैसे हुआ? हमारी ही अपनी परंपरा
हमारे अपने विचारधाराओं को बदलने के लिए ब्रिटिश जब आए तो हमने उनको समझना और उनके हिसाब से जीना शुरू कर दिया। कानून भी वो बना के चले गए। 1860 में धारा 377 तो वही लोग लाए थे। करेक्ट। हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, हिंदुस्तान ने तो नहीं, कोई हिंदुस्तान के राजाओं ने भी नहीं किया, उन्होंने किया। राजा महाराजा तो बहुत इज्जत देते थे। हाँ, मैंने देखा है जो वो जैसे डायनेस्टीज होती थी पहले या उसके बाद में जब ये किंगडम्स आए, किंग्स आए, वहाँ तो स्पेशल एक जगह, एक सम्मान बहुत बहुत अलग नजरिए से, बहुत अलग नजरिए पर बीच में ये चेंज आया कहीं पे। हाँ, तो अब वो चेंज यही है कि 1860 में धारा 377 लगाई गई और ये कहा गया कि तीनों वजाइनल सेक्स के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो क्राइम है। है ना? अब एक ट्रांस तो वजाइना लेके पैदा नहीं हुई बायोलॉजिकली, तब उसको क्राइम में डाल देंगे अगर वो ऐसा करती है तो वो तो एक डर था ना। अब समाज डर गया, अब जो हमारा समाज है वो डर गया। 1871 में आता है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। वो कहता है कि एक ट्रांस, उसमें कुछ लिखी हुई है, बुलंदशहर के एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में ये लिखा है जिसका स्क्रीनशॉट मैं कई पीपीटीज में से बताती हूँ, दिखाती हूँ कि 16 साल से कम उम्र के लड़के को अपने साथ रखा था, इसके लिए उसको कानूनी कार्रवाई की गई और जेल में डाल दिया ट्रांस को। एक ट्रांस एक पब्लिक प्लेस पे पैसे मांग रही है नाच के, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। एक यूनक बोल रहे हैं वहाँ पे, वो ट्रांस वर्ड नहीं। एक यूनक कहीं सड़क पे जो जा रही है साड़ी पहन के और वो भीख मांग रही है, उसकी वजह से उसको जेल डाल दिया। इमास्कुलेशन और कास्ट्रेशन सर्जरी जो होती है वो किया है, इसके वजह से उसको डाल दिया। उसने 16 साल से कम उम्र के एक बच्चे को रखा हुआ है जिसके माँ बाप ढूंढने से मिलते नहीं, वो व्यक्ति उसके साथ रहता है, इसके लिए भी उसको जेल। अब कहाँ जाए? बच्चे को नहीं रख सकते, सड़क पे नहीं, मतलब साड़ी पहन के मस्कुलाइन नेचर नहीं बदल सकते। सब सारे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब वगैरह जो कुछ रिस्पेक्टेड लाइफ थी उस वक्त मंदिरों में और मस्जिदों में और यहाँ वहाँ, वो सब तो छीन लिया, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास रास्ता क्या है? भीख मांगने का। तो भीख मांग रही हूँ तो वो भी नहीं तुम दे रहे हो, आटा मांग रही हूँ वो भी नहीं दे रहे हो, रोटी मांग रही हूँ वो भी प्रॉब्लम है। हर जगह तो मेरे लिए इश्यूज क्रिएट होते चले जा रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? फिर रह तो सिर्फ एक ही चीज़ गई ना कि पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो कहाँ जाऊँ? पढ़ी नहीं हूँ तो फिर पढ़ा लिखा इंसान आज की डेट में क्या कर सकता है? भीख मांगेगा। बेलदारी भी करने जाती है तो तुम बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, हम ये अपराध है, फलाना टिपकाना, इनसे नहीं कराना है। और या फिर दूसरा दर्जा कि ये तो रिस्पेक्टेड होते हैं, तुम हमारे यहाँ ये छोटा काम नहीं कर सकते, बाकी लोग से जेलब नहीं होगा, तुम चले जाओ। वही वाली हॉस्पिटल वाली कहानी। हाँ, अब आप सोचो कि पिछले 100-150 साल में ये चीज़ें जो चलती गई वो इस कंडीशन में आ गई कि यहाँ पे इंसान आ गया। अब जब इंसान, अब ताली की बात, ताली कहाँ से आई कि जब आप मुझे समझ नहीं रहे हो, मुझे बोल नहीं रहे हो, मुझे परेशान करते हो, मुझे छेड़ते हो, मुझे दुखी करते हो, तो उससे बचने के लिए एक जोर से ताली बजा के बोला जाता है कि लोग हु आई एम, आइडेंटिटी बता, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं चलेगी। उसके लिए भी वो ताली का इस्तेमाल होता है। अक्सर खुशी में भी बजाते हैं, दुआएं देने में भी बजाते हैं, बट वो आइडेंटिटी की एक पहचान होती है कई, और उसके बहुत तरीके होते हैं। कब अक्सर गुस्से में ही बजती है, प्यार से ताली बजाने का कोई इतना मतलब नहीं बनता, क्यों बजाएगा कोई? लेकिन जब आइडेंटिटी बतानी है, गुस्सा है, परेशान है, तब ताली बजती है। जहाँ पर मैं समाज को ये बात भी कहना चाहूँगी, यूथ को भी कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि जब आप वो शीशे के पास आते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं कि पैसे आप 5 रुपये देते हो, 10 रुपये देते हो, कुछ लोग करते हैं बदतमीजी, मैं मानती हूँ, बट कुछ लोग उतना लेके नमस्ते हाथ जोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, बट कुछ लोग नहीं मिल जाते। और कुछ लोग जो बदतमीजी पे उतर रहे होते हैं। अब आप समझिए कि वो जो साइकी है, परेशान किया गया है, बचपन से छेड़ा गया है, बहुत कुछ दुखी किया गया है, घर नहीं देखा, बॉयफ्रेंड नहीं है, शादी नहीं है, कुछ नहीं है, वो चिढ़ जो है ना, वो चिढ़ कभी कभी अग्रेसिव मोड में उसके दिमाग में, मेंटल हेल्थ में कई साल चलती रहती है, और उसकी वजह से वो एग्रेसिव होकर तालियां बजाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये मेरे को ये चाहिए, नहीं मेरे को ये चाहिए, ऐसे नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए। क्योंकि उनके भी दिल में ये बात होती है कि मैं जाऊं किसी रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी पी लूं, चाय पी लूं। एंट्री नहीं देते हैं लोग, नॉर्मल लाइफ एंट्री नहीं देते हैं लोग।
मांग के उसने मान लीजिए 500 इकट्ठे कर लिए, अब उसका दिल कर रहा है कि कॉफ़ी कैफे डे में बैठ के मैं आज जो है कॉफ़ी बर्गर सब अच्छे से खा पी के जाऊं, एंट्री नहीं देंगे, अलाउ नहीं करते घुसने के लिए। तो वो सब एग्रेशन है, वो डर, वो गुस्सा है, वो चिढ़ है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब कहाँ रिस्पेक्टेड लाइफ से अब आज यहाँ आ गए कि आपको आप पूछते भी नहीं हैं। रही बात कि चलो ठीक है सिग्नल वगैरह पे यहाँ पे ये वो लोग ना मांगे तो क्या करें फिर? सच बात है। खाएंगे कहाँ, जिएंगे कहाँ, कैसे रहेंगे? गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे जब एंट्री ही नहीं मिल रही, अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, ये चीज़ मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जब कुछ है ही नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बंदा जाएगा। आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछती, इतना बड़ा संसद, राज्यसभा, विधानसभा के सब लोग बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब कुछ है, करते हैं, हाँ। इतना कुछ होता है। मैं नहीं कहती कोई बड़ी नौकरी, बट क्या आपने वहाँ पे किसी को पियोन की नौकरी दी है ट्रांस कम्युनिटी से? बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, एक भी व्यक्ति फ्रॉम द ट्रांस कम्युनिटी वहाँ पर पियोन की नौकरी नहीं करता। चाय देने का काम, कि झाड़ू पोछे का काम। अच्छा, मैं कहती हूँ कि एक 10वीं 12वीं पास ट्रांस है, बहुत है, बहुत है, बिल्कुल है। अब उसको अगर आप वहाँ ये नौकरी देंगे, वो कितने कॉन्फिडेंट के साथ बोलेगी कि मैं संसद भवन में ये काम करती हूँ, पता है, पूरी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट डालेगा, है ना? बट क्या रखा है वहाँ पे? मेट्रो स्टेशन मुझे नहीं मालूम था। नहीं रखा। मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो स्टेशन ने अपॉइंट किया, बाकी मेट्रो स्टेशन में क्या ताले लग गए? कहीं नहीं रखते। एक तो शायद अभी ट्रांस वो भी आई है ना, लोको पायलट, जो मेट्रो चलाती है, कुछ दिन पहले मैंने देखा था न्यूज़ में। नहीं, मेट्रो नहीं चलाती है, वो स्टेशन पे मैनेज इंचार्ज है, अच्छा, स्टेशन माही इंचार्ज। गुप्ता, ओके। है ना? अभी आईएएस भी तो बनी है कोई शायद, आईएएस भी है, सर्विसेज में। ऐश्वर्या। हाँ, ऐश्वर्या, सिविल सर्विसेज में अभी कुछ लोगों ने क्वालिफाई। सो अब यहाँ एक तरफ इधर बढ़ रहे हैं लोग, बट दूसरी तरफ आप इतना बड़ा संसद, उसमें एक ट्रांस को रखना नहीं चाहते। ट्रांस के लिए आप कानून बनाने के लिए तैयार हो, अब वो कानून टेढ़े मेढ़े बना देते। अगर आप 15 ट्रांस को रख दो वहाँ नौकरी पे, वो आप नेताओं से थोड़ा थोड़ा तो इंटरेक्ट करेंगे, आप उनसे थोड़ी थोड़ी बात तो करेंगे, तो आप उनकी ज़िंदगी समझ में आ जाएगी, और हमारी ज़िंदगी आसान और आपका काम भी आसान। लेकिन आप रखते नहीं हो, क्यों भाई? आप एससी शेड्यूल कास्ट बोल के उनको सबको ये कुछ कुछ काम नौकरी पे करते हो, बट ये लोग क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आप वो नहीं कर रहे हो। इवन मैं ये भी देख रहा हूँ, कई सारे जैसे गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, या कहीं कोई गवर्नमेंट की कोई टेंडर निकलता है, कोई अभी जैसे कि गवर्नमेंट कई बार प्लॉट निकालती है, तो उसमें मैं देख रहा था कि कैटेगरीज हैं, बट ट्रांसजेंडर की कोई कैटेगरी नहीं है। नहीं है। उसमें फीमेल कैटेगरी है, उसमें SC/ST है, उसमें EWS कैटेगरी है, उसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी, बट ट्रांसजेंडर की कोई नहीं है कैटेगरी। ये बात सच। हाउसिंग स्कीम्स में भी नहीं है। हाउसिंग स्कीम्स में बिल्कुल। हाँ, और फिर आप, मैं बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करता हूँ। आपने इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स देखे? हाँ, एयरपोर्ट पे नहीं है, कोई नहीं। यहाँ तो मैंने नोटिस किया। रेलवे स्टेशन पे, जब आप यहाँ नहीं रखो, कानून में है क्या? इस कानून में अगर कुछ भी ही नहीं है, तो ये है किस चीज़ के लिए? इतना पेचीदा कानून क्या है इसमें? देखो कानून ये कैसे हेल्प कर रहा है? कानून क्या कह रहा है? कानून ये कह रहा है कि आप इन सब चीज़ों के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरी दो, ये दो, वो दो, फलान निम्न, सब कुछ करो। आपने लिखा 2019 में, ये बात पहली बार तो पक्की हो गई ना लिखित में, तो जब आपने खुद नहीं दिया तो फिर दूसरों को क्या बोलते फिर रहे हो आप मुझे बताइए ना। प्राइवेट को तो थोप रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप खुद कहाँ कर रहे हो? आप स्वीपर की नौकरी संसद भवन में देखिए इतने सारे एम्बेसीज के ऑफिस हैं, वहाँ पर स्वीपर की नौकरी। कितने एम्बेसी ऑफिस है दिल्ली में? कुल उनमें दिल्ली तो गढ़ है, वहाँ पे भी नहीं है नौकरी। तो जब आप इन जगह पर रखना शुरू नहीं करोगे, आप बताइए कि आप एक कानून बनाते हैं अपने, मान लीजिए सोसाइटी के, या आप अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी हेड हैं एग्जाम्पल, आप कोई कानून बनाते हैं, वो चीज़ जब आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सोसाइटी के बाकी लोग मानेंगे नहीं मान। तब आप सरकार हैं, सरकार के लोगों में जब आप ये चेंजेस नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्यों इसको इतना सीरियस की बात कर रहे हैं? आपसे बैठे बात करते करते मुझे समझ आया, मैंने आज तक कोर्ट में भी नहीं देखा। नहीं, कोर्ट में जस्ट 2 लोग हैं। अच्छा है, मैं जानती हूँ, हाँ। 2 लोग हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट में एक है, और एक और है सुप्रीम कोर्ट में लग गई है। 2 ही लोग हैं बस। वो लोग थोड़ा ऐसे फाइलिंग लेन देन का काम करते हैं। बट ये लोग तो एग्जाम्पल हो गए ना। अब आप ऐसे तो बहुत लोग को रख सकते हो, बट क्यों नहीं रखना चाहते? कितने कोर्ट? मैं कहती हूँ, एक बहुत बड़ी बात बोलूँगी कि लोग बोलते हैं ना कि ये क्यों
बट आज का यूथ अगर ये बात सोच समझने की कोशिश करे और इसके ऊपर वो लोग आवाज़ उठा दें तो मैं कहती हूँ ये काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो क्या काम है, आप ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पे सिग्नल पे खड़े हुए जो लोग होते हैं वर्दी में, नीली वाइट सफ़ेद और नीली वर्दी में, वो लोग मेल फीमेल हैं, 10वीं 12वीं पास है। मेरे ट्रांस भी बहुत ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं पास है, एजुकेटेड है, और वो ग्रेजुएट भी हैं। हाँ, और वो लोग हैं जो सारा दिन धूप में लाओ 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 करके पैसा इकट्ठा करते, सारा धूप में, बरसात में, हर वक्त हमेशा करते हैं। अब उसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति महीने भर में कितना कमा लेगा, ताली मार के बजा बुजुर्ग को जाए, चल मान मैं कहती हूँ 30,000। आपके हवलदार की नौकरी कितनी है, सैलरी कितनी है, वो भी वही है बिल्कुल। 25 की तो होगी, 35 होगी, 30 होगी, 25 होगी, कहते 25, चलो वो 30 कमाती है, उसकी सैलरी 22 है 25 है, एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ। अब आप एक वो व्यक्ति जिसको आपने रखा है और वो धूप और इससे उससे बचने के लिए वहां से 2 घंटे गायब है। मेरे को तो कभी मिलता ही नहीं है। जहाँ सच बताऊँ ना, जहाँ सच में पुलिस मिलनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस, जहाँ ट्रैफिक होता है जल, वहाँ नहीं मिलेगी, नहीं मिलती ना। लेकिन जहाँ पे रोक के उन्हें टारगेट पूरे करने होते हैं वहाँ हर जगह मिलती है वो। अब मेरी बात समझिए, आपने बोली बहुत पॉइंट की बात है कि जहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करना है वहाँ नहीं मिलते, और जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पर ट्रांस मिलते हैं मांगने के लिए। हाँ बिल्कुल मिलता है। तो उनको आदत है इस चीज़ की, वहाँ रहने की, आप उनको वो नौकरी दीजिए। उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो चुके हैं, उनको फर्क नहीं आप पड़ता। उनको वो नौकरी दीजिए, उनको पता है कि यहाँ खड़े कैसे होना है, मैनेज कैसे करना है, इस भीड़ को देखना कैसा है। और एक वाइट कॉलर जॉब के साथ ना मेरी फैमिली मुझे वापस एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं ट्रांस हूँ, समाज में एक इज्जत बनेगी, बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। बट क्या इसके ऊपर काम हुआ? आज तक नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में ऐसे मतलब 10-12 मंत्री और वो सब बैठे हैं, उनके साथ बैठ के मैं ये बात बोल रही थी खुल के कि ये आप करके देखिए, बहुत बड़ा चेंज आएगा। बट वो भी नहीं हुआ। तो अब आप बताइए कि लोगों को दिखता है कि ये मांग रहे हैं, बट मांगे ना तो जाए कहाँ। अब मैं उसका दूसरा सॉल्यूशन भी बताती हूँ। या तो आप रेस्पेक्ट और दुआओं में अगर इतना बिलीव करते हैं तो या तो इतना कर लीजिए कि मंदिरों में बैठा, सब मंदिरों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप लोग आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनका खाना पीना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पेट भर रहा है, खाना चल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, फल फ्रूट मिल रहे हैं, मिठाइयाँ मिल रही है। भाई पंडितों को भी देते हो ना आप? बिल्कुल देते हैं। अगर उनको मिल रहा है तो आप वहाँ पंगा आ जाएगा कि नहीं, ब्राह्मण पंडित जो होंगे बोलेंगे हमारी हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम किन्नर हो। वो बोलेंगे हम किन्नर हैं, हम जो है देव मतलब उसमें आते हैं। हाँ नहीं, हम देव योनि में आते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि यक्ष गंधर्व किन्नर। तो ब्राह्मण तो फिर उसके बाद में आती है कहानी। अब फिर उनमें तो आपस में लड़ाई है। तो कहाँ जाएं, कहाँ खाएं, कहाँ कमाएं? नौकरियां उनको मिल सकती हैं जो कॉन्फिडेंट है, नौकरियां उनको मिल सकती है जो यहाँ से थोड़ा फिट हैं, नौकरियां उनको मिल सकती है जो यहाँ से फिट हैं, नौकरियां उनको मिल सकती है जो पढ़े लिखे हैं। बट ये सब क्वालिटी ट्रांस कम्युनिटी में बहुत लिमिटेड है, और उसको इन्हांस करने के लिए मैं कहती हूँ चलो 10th-12th पढ़े हैं, बट वो यहाँ और यहाँ से वीक हो चुके हैं क्योंकि बहुत प्रताड़ना हुई है। बिल्कुल, वो 15-16 साल की जो जर्नी रहती है ना, वो इंसान को तोड़ देती है। अब उस टूटी हुई जिंदगी ने यही डिसाइड कर लिया है कि मैं ठीक है, क्या करूँ, कोई नहीं है साथ में, ऐसे ही जी लेती हूँ। दीपिका अगला जन्म कैसा चाहती है? दीपिका अगला जन्म बिल्कुल यही चाहती है कि यही पहचान, यही आइडेंटिटी। बट उस अगले जन्म में दीपिका ये भी चाहती है कि दीपिका एज इक्वल एज अदर पीपल ज़िंदगी जी पाए, वैसे ही पढ़ाई कर पाए, वैसे ही नौकरी कर पाए, वैसे ही शादी कर पाए, और ना ऑप्शन हो तो अडॉप्शन करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहती है। क्या अभी ट्रांसजेंडर को अडॉप्शन की अलाउड है? आप अडॉप्शन के सिंगल पेरेंट को अडॉप्शन परमिशन नहीं है, ये तो सब दुनिया जानती है। अब ट्रांस तो सिंगल है, क्या करेगी बेचारी, कैसे लेगी? लेकिन अगर 2 ट्रांस साथ में है तो अडॉप्ट कर सकते हैं। वो भी एक इशू है, उसमें भी बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आप और एक चीज़ बताइए, अडॉप्शन के टाइम पे क्या आज ये चेक नहीं किया जा सकता आपकी इनकम कितनी है? देखा जाता है। जब वो कमा ही नहीं रहे तो कैसे करें? अब मैं कहती हूँ कमा रहे हैं, कैश में कमा रहे हैं, कैश में आ रहा है, कैश में जा रहा है। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड क्या दिखाऊं कि कहाँ आया, कहाँ गया? वो तो ITR देखना। हाँ, तो वो भी नहीं है। तो अल्टीमेटली लॉ है, कह सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसे घुमा के ना कहा गया है।
एक होता है डायरेक्ट ना कहना, एक होता है कि घुमा के ना कहना। शादी के लिए भी चलो शादी कर सकते हो, फिर आपको बाइनरी जेंडर में जाना है, फिर शादी करनी है, ये वो चलो ठीक है, कोर्ट मैरिज हो गई, रजिस्टर्ड हो गया, बट कितनी चलती हैं ये शादियाँ, टूट जाती है। कौन एक्सेप्ट करता है, कौन रखता है ट्रांस को लंबे समय तक घर में? एक लड़का प्यार में पड़ के झूठ बोल देता है कि ये लड़की है, ये औरत है, मैं साथ में रख रहा हूँ, बट वो लड़की औरत को साथ में रख के कुछ साल बाद वो बात बाहर आती है तो कहानी खत्म हो जाती है। और ये ऐसा एक नहीं, ऐसे अभी तक मैं खुद कोर्ट में लोगों के साथ कनेक्ट करके उनको ऐसे 18 केस अभी तक मैनेज कर चुकी हूँ। तो देखो अभी ये तो हो गया कि जो अभी जो समाज दिख रहा है ये वो समाज है जो पुराना बिल्ड किया गया है, या जो पहले से जो लोगों में भरा जा रहा है, आज वो रिजल्ट दिख रहे हैं। ऐसा कैसा समाज बने जो आने वाले 15-20 साल में जो आज का यूथ जो बढ़ रहा है वो इस चीज़ को समझे, या आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं या जो फ्यूचर में जो पॉलिटिशियंस आएंगे या जो यूथ पॉलिटिशियन आएंगे, आज के टाइम पे यूथ सेंट्रिक जेनजी सेंट्रिक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम ज़्यादा बन रहा है, इनको कैसे समझाया जाए, या इनकी आइडियोलॉजीज या इनकी फिलोसफीज़ में कैसे डाला जाए कि ट्रांसजेंडर इज़ नॉर्मल। मैं आपको फिर से बताऊंगी, पुराने पॉइंट पे ले जाऊंगी। मैंने बोला था कि बच्चों के साथ उस एज में ट्रांस का इंटरेक्शन उनको एज अ कंसल्टेंट रख के बन सकता है, और सब कुछ स्कूल से शुरू होता है। मैं कहती हूँ कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो घूम रहा है, शायद 1 या 2% मुश्किल से ऐसे होंगे जो कभी स्कूल नहीं देखा होगा, बाकी सब ने देखा है। अगर 98%, मैं कहती हूँ 90% लोग जो आज पढ़ रहे हैं 10 साल से लेकर 17 साल 18 साल की एज में इंटरेक्शन, बातें, डिस्कशन, टॉपिक, वो सब चीज़ें समझाई सिखाई जाएं, तो आपको नहीं लगता 15 साल वाला जो बाद जो हम दुनिया देखेंगे वो उन लोगों की जो सोच होगी वो अलग होगी। माँ बाप कितना भी कहते रह जाएंगे लेकिन बच्चा बोलेगा नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं, ये ऐसे है। तो सेम आज भी होता है ना, माँ बाप तो कितना बोलते हैं मोबाइल बेकार है, इसका ये इस्तेमाल मत करो, बट बच्चा करता है क्योंकि उसको आज ये सब मिला है। तो बच्चे को जो आज तालीम मिलेगी वही बच्चा आगे दिखाएगा। तो 15 साल बाद समाज इसी चीज़ से बदल सकता है। मैंने जो 2 चीज़ें पहले बताई थी। आजकल ये फेक भी बहुत आ गए हैं मार्केट में। कई सारे लोग जो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर नहीं लेकिन ट्रांसजेंडर बन के कमाई के लिए इसको पहचाना कैसे जा सकता है? कोई ऐसा तरीका कि हम रियल जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको जान पाए, या जो फेक है उनको पहचान पाए? एक चीज़ तो होती है कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि अंडर दी प्रोसीजर ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, तो वो देखने में लगता है कि शायद ये फेक हो गए। अच्छा, है ना? क्योंकि वो उस प्रोसीजर में है। अभी घर छोड़ा है, मान लीजिए मैं आपके घर से हूँ, एग्जाम्पल, आपके घर में मैं भी पैदा हुई, मैं आज भागी हूँ आपके घर से, कल मैं जब जाके रहूँगी, जब मैं आपके घर से भागी थी उसी वक्त तो मेरी फीलिंग थी, बट लुक तो नहीं था। अब वो लुक तो मैं जब इधर आ गई हूँ धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ। पहला, रही बात फेक की बात, हाँ ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जनरली, जैसे कि फीमेल्स बहुत देखी हैं मैंने, ट्रेन में मांगती हैं, सिग्नल पे भी मांगने लगी हैं फीमेल ट्रांस बन के, और मेल भी काफ़ी हैं जो ऐसा करते हैं। बट एक चीज़ जो मैं जानती हूँ कि अगर कोई भी ट्रांस मांग रहा है उसका कोई ना कोई गुरु होता है। अच्छा, है ना? कोई ना कोई गुरु होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उसको पता है कि उसके गुरु है, तो उसको एक रिस्पेक्ट के तरीके से रहना है, सिस्टमैटिक तरीके से बात करनी है, मांगना भी है तो थोड़ा इज्जत से बात। आपने देखो कितने लोग बाबूजी, नहीं बहुत है ना, लेकिन कुछ जगह पर ये आते हैं कि मतलब वो लोग क्या होता है। अच्छा, और एक बहुत अच्छी पहचान, ताली की जो खनक है जो ट्रांस होगी ना उसकी अलग होगी, बाकी दूसरे की इतनी नहीं होगी। आप लड़के हैं, आप बजा के देख लीजिए, मेरी ताली जो मैं अगर बजाऊं अभी तो मेरी में और आपकी में फर्क हो, कोशिश करते रह जाइए, आएगा नहीं। ये एक वरदान है। हाँ, ये वरदान है ना, सच बात है। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये चीज़ भी कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं, हाँ, कुछ नहीं करते, पता ही नहीं होता लोगों, है ना। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनसे पता चल सकता है। मैं खुद आज से 13 साल पहले
एक औरत को इस बात के लिए पकड़ चुकी हूँ कि वो मांग रही थी और मुझसे ज़बरदस्ती कर रही थी। ठीक है, मेरे बाल बड़े हैं, मैंने ऐसे जोड़ा लगाया हुआ है, टाइप किया हुआ अपने बालों को, कुर्ती वुर्ती पहन के ऐसे आराम से बैठी हूँ, ऑफिस जा रही, मतलब ऑफिस के काम से ट्रैवल कर रही हूँ, लैपटॉप चलाती हुई चलती जा रही हूँ। सब सामने से आती है तो उसने आके थट थट, मैंने बोला, इसकी एकदम से मेरे को दिमाग में कि क्या है, मतलब इसने आवाज़ भी नहीं है, वैसी लग रही है, ताली भी नहीं है। ध्यान से देखा उसको ऊपर से नीचे तक, फिर मैंने उसको बोला, मैं लैपटॉप ऐसे फोल्ड करके साइड रख के मैं खुद खड़ी हुई और उसको नीचे बिठाया और बिठा के मैंने उसको बोला कि अब मेरी बात सुन। फिर मैं उसको समझाया और फिर मैंने ज़रा नीचे उतार, जो तेरे मुंह पे बंधा हुआ है ना दुपट्टा। फिर मैंने पूरी ट्रेन सबके सामने कहा कि देखो ये औरत है और ये किन्नर के नाम पे मांग रही है। अगर औरत है और अपनी गरीबी लाचारी की वजह से मांगना चाहती है तो उस वजह से मांग। हाँ सही बात। किन्नर कम्युनिटी का नाम लेके क्यों मांग रही है, या फिर कहीं बर्तन धो के काम करके पैसे कमा, लेकिन उसको नहीं, वो नहीं। तो ऐसे भी लोग बहुत हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। ये हर कम्युनिटी में है, मतलब इट इज़ नॉट ओनली ट्रांसजेंडर, हर जगह आपको मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। रोहिणी की बात है। तो एक सिग्नल पे एक अम्मा बैठती थी, तो हमें उस टाइम रोहिणी रहता था, तो कई बार निकलता था तो दे देते थे पैसे, 5 रुपये 10 रुपये जितने का भी चेंज हुए दे दिए। एक दिन क्या हुआ, मैं आ रहा था, मैंने देखा वो गाड़ी में बैठ के जा रही है। कोई शाम को आया, उनको गाड़ी में लिया, चला गया। मेरे को बड़ी वो चीज़ क्लिक हुई, क्योंकि मेरा वो रूट डेली का ही था। तो मैं वहीं से स्कूल, मैं टीचर था स्कूल में पहले, तो मैं वहीं से आता था, घर जाता था तो आता था। तो मैंने एक दिन देखा वो कोई गाड़ी में बैठ के गई। फिर अगले दिन आया, जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा उसको गाड़ी में किसी ने ड्रॉप किया वहाँ पे। तो मुझे और क्यूरियोसिटी, मैं कहा और जानते। तो जब वहाँ पे और मैंने लोकल लोगों से बात करी, क्योंकि जो ठेली वेली लगाते हैं उन्हें सब पता रहता है, वो डेली का उनका काम है, वो नोटिस करते हैं, उन्हें सब मालूम रहता है। तो ऐसे ही जो लेमन जूस बेचता है, मैं ठेली पे ऐसे पी रहा था खड़े को, मैंने पूछा, मैं कहा ये अम्मा क्या क्या सी रही, मैं देखता हूँ गाड़ी पे आती। कह रहा है पता नहीं क्या आपको, उनका बेटा सुबह छोड़ के जाता है जब ऑफिस जाता है, और बेटा शाम को जब घर जाता है तो लेके जाता है वापस, क्योंकि घर पे रहेगी तो किचकिच करेगी, इसलिए यहाँ बैठा जाता है, 4 पैसे कमा लेते हैं। बताइए कितनी हैरानी की बात। तो मैं खुद शॉक्ड हुआ उस टाइम पे कि सच में बेगिंग इज नॉट, अब वो नहीं रह गया कि कोई ज़रूरतमंद है तो लोग शौक से बेगिंग कर रहे हैं। अब एक अम्मा, मैं लखनऊ की बात बताती हूँ, कोई सर्दी नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसे 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 काँप रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है। और एक बड़ा मॉल है लखनऊ में, फन मॉल, उसके आसपास खड़ी होती है और लोग ऐसे 50-20 50-20 100 ऐसे देते हैं और 2 घंटे खड़ी होती है और उसके बाद वो चली जाती है। तो एक रात 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे, मैं उसी रास्ते से निकल रही थी। तो अम्मा ने क्या किया कि उस वक्त ऐसे ये जो टैक्सी वैक्सी चलते हैं ना, तो उस टैक्सी वाले को पकड़ा। मतलब थोड़ी देर बाद वो एकदम सही हो गई, सीधी हो गई, सीधी खड़ी हो गई। वहाँ से निकल के जब देखा इधर उधर, सीधी खड़ी हो गई, खड़ी होके और टैक्सी रोकी और उसको बोला फलाना जगह जाना है। उसने बोला कि नहीं नहीं, रात का इतना वो एक्स्ट्रा लगेगा, ये वो जो है वो मैं दूंगी, तू चल। आराम से चली गई अपने घर। फिर मैंने उसको हफ्ते 15 दिन बाद देखा, फिर से वही हिलती 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 खड़ी। ये कितनी हैरानी की बात है कि ऐसे कर रही है। सो पता है इसमें होता क्या, जो एक्चुअली में लाचार मजबूर तक हेल्प नहीं पहुंच उन पाती, तक हेल्प नहीं पहुंचती। और यही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हो रहा है कि जो ये फेक लोग आ रहे हैं, जो इस कम्युनिटी को यूज़ करके वो इस पूरी कम्युनिटी की आइडेंटिटी सेट कर देते हैं कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। अभी तक जैसे आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही, बहुत लोगों की मदद करी आपने। जब आप समाज में जाती हैं, सोसाइटी में जाती हैं, तो लोग दीपिका को कैसे देखते हैं? दीपिका क्या है उनके लिए? क्या एक सिर्फ ट्रांस वुमेन है, या एज अ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ जिसमें मैं जेंडर हटा दूँ, तो दीपिका क्या है उनके लिए? देखिए, एक बड़ी बहन, एक मेंटर, एक कोच, एक क्या है दीपिका? मैं क्या बताऊं इस बारे में। अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि 200-300 से ज़्यादा लोग हैं जो मुझे कनेक्टेड हैं, जो मुझसे, और मुझे माँ बोलते हैं। बहुत लोग हैं जो मुझे बड़ी बहन, छोटी बहन, बहन बोलते हैं। बहुत लोग मेरे समाज से, और मेरे समाज के अलावा फीमेल्स भी बोलती हैं। उसके अलावा अब कई साल जो जर्नी के बाद हुआ है, मैडम जो शब्द शुरू हुआ है कि मैं मैडम हूँ, और ये जो आम समाज में हज़ारों लोग कहते हैं, और ट्रांस कम्युनिटी में भी लोग मुझे मैडम बोलते हैं,
ये पहचान बनाई है। एक वो पहचान जो गुमनाम थी, आज वो एक मैडम बन गई है। और 19 साल लग गए इसमें। 19 साल लग गए। और इसके अलावा एक और बात कि मैडम के साथ बात करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक दर्जा दिया जाता है। ये मेरे ट्रांस कम्युनिटी के लोग मुझे मैसेज करते हैं। मैं अचानक अभी कुछ दिन पहले जब जो मेरा ब्रांड है स्किन प्राइड, स्किन प्लस, स्किन लक्स, उनकी जो सबकी जो हेड हैं उनका नाम भी दीपिका है। मैं DIPI के और वो TEE, इतना फ़र्क है। तो वो मैडम मुझे पूछती है कि आप दिन भर क्या मतलब कितने लोग होते हैं जो आपको जवाब देने होते हैं। मैंने बोला कि कोई कुछ पता नहीं है। किसी दिन मेरे पास ऐसा लगता है कि 80-90 चैट्स हैं इंस्टाग्राम में जो हेल्प मांगते हैं, पूछ रहे हैं, नॉलेज चाहते हैं, समझना चाहते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि शायद 10 आए हैं, बट मैं हर दिन इतने लोगों को बताती हूँ, गाइड करती हूँ, समझाती हूँ, ट्रांजिशन, फैमिली इश्यूज, लीगल गाइडलाइन, लॉ, वो सब चीज़ें। तो एक उस नज़रिए से भी देखा जाने लगा है कि इनसे बात करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प होगी। तो ये जो पहचान है, ये जो आइडेंटिटी है, ये मैंने बिल्ड की है। और ख़ुद की घर के लिए, अपने पापा के लिए एक आइडेंटिटी जो उन्होंने कुछ टाइम पहले मुझे रिवील करके मुझे बोला, कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा मेरे घर में मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। ये बड़ी बात है। तो वो भी एक पहचान मैंने। फैमिली एक्सेप्टेंस अगर हो जाती है तो इंसान आधी जंग तो वहीं जीत जाता है। और फिर उसके बाद एक पहचान जो बहुत ही प्यारी पहचान है, जो मुझे मेरे पार्टनर ने दी, जिनका नाम अर्जुन शर्मा है, और वो एक ट्रांसमैन है। और उन्होंने जो पहचान दी वो तो सबसे अलग है। एक लड़की की ख्वाहिश होती है उसको कोई भाभी बोले, मुझे भाभी बोलने वाले लोग हैं। एक लड़की की ख्वाहिश होती है मुझे कोई मामी, मौसी वो बोले, उन्हें मेरे मामी बोलने वाले व्यक्ति हैं। मेरे पास ताई, चाची बोलने वाले बच्चे हैं। तो बहू का दर्जा देने वाली मेरी सासू माँ है। हालांकि शादी अभी नहीं हुई है, बट ये चीज़ें हैं। तो ये भी तो एक पहचान है। बिल्कुल एक ट्रांस होके आपने अपने आप को यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। वो बच्चे विदाउट हेजिटेशन भाग के आते हैं, मामी 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 मुझे किंडर जॉय खाना है। इट्स अ स्मॉल थिंग, बट सोशल इम्पैक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं एक मॉल में खड़ी हूँ और मुझे एक बच्चा आके पूछता है, बोलता है मामी मेरे को ये चीज़ लेनी है, और वहाँ खड़े 50 लोग देखते हैं, तो उनको तो लगेगा ना कि बड़ी चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके अलावा जो दुनिया जो माँ बोलती है, अब खुद का एक बच्चा जो मुझे माँ बोले, वो भी चाहती हूँ। और अगर हुआ बहुत जल्दी 1 से 2 साल में मैं ये प्लान करूँ। ऊपर वाला जरूर कहेगा कृपा ही। ये मैं भगवान से विश करती हूँ और दुनिया से बोलती हूँ कि बस ये ब्लेसिंग मुझे दुनिया दे। लोग मुझे सोचते हैं कि मैं ब्लेसिंग दूँ, बट मैं कहती दुनिया मुझे ब्लेसिंग दे कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। एक लास्ट और एक सवाल, क्योंकि ये यूथ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, कि बॉलीवुड जिस तरीके से ट्रांसजेंडर को दिखाता है, कल को अगर दीपिका एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनती हैं, तो दीपिका बीइंग अ बॉलीवुड का बंदा या बंदी कैसे समाज को एक पिक्चर दिखाएंगे जो रियल ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी को दिखाए? सबसे पहली चीज़, बहुत ट्रांस मॉडल और एक्टर हैं, बिल्कुल छोटे बड़े, आप उन छोटे से व्यक्तियों को ही उस रोल में लीजिए, लीजिए जो खुद उस कम्युनिटी से। ज़रूरी नहीं है कि आशुतोष राणा को साड़ी पहननी पड़े, अक्षय कुमार को साड़ी पहननी पड़े, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साड़ी पहननी पड़े। मेरे पास बहुत ट्रांस हैं, आप उनको लीजिए। और वो अच्छे एक्टर्स भी हैं, एक्टर्स वो अपने रोल को बखूबी निभा पाएंगे क्योंकि वो उस पेन से निकले हैं। अब उस रोल को निभाने के लिए भी अगर कोई करना भी चाहता है, तो पहले उस जिंदगी को जाके करीब से समझो, जो कि सुष्मिता सेन जी ने किया था। मैं जब खुद टीनेज में थी, उस वक्त एक मूवी आई थी, प्यार किया तो डरना क्या, और उस मूवी में जो कैरेक्टर दिखाया गया था कि वो बॉबी जी का था, और वो बोलती मतलब उनको वो बॉलिंग करती हैं और सब उस ये दिखाते ये टिड़िंग टिड़िंग, और बहुत कॉमेडी वे में देखा गया उस चीज़ को। तो ना मतलब मेरे साथ भी वो चीज़ हुई है, और मुझे उस पर्टिकुलर टोन और उस बात के साथ मुझे छेड़ा जाता था। तो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए किसी भी कैरेक्टर को कि
लोग उसको फिर उस नज़रिए से देखना शुरू करें और छेड़ें। चलो, क्योंकि हो सकता है वो किसी के लिए कॉमेडी हो बट किसी के लिए वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन है। फिर आप ये समझो, मुझे भी देखो आज तक वो बात याद है ना, तो लाइफ लॉन्ग मुझे तो याद रहे ही है। तो आप पॉजिटिव मैनर में भी दिखाना शुरू कीजिए। ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो लोग एक्टिव हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर काम करते हैं, नौकरी जीते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, उन्होंने शादियां की हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आप वो भी दिखाना शुरू कीजिए कि एक ट्रांस है जिसको परिवार ने अपनाया है, शादी हो रही है, ट्रांस मैन ट्रांस वुमन, चलो दोनों ही ट्रांस हैं, उनकी जो भी स्ट्रगल चैलेंजेस है, बट एट द एंड वो कहाँ है, आज वो दोनों एक अच्छी नौकरी करते हैं, साथ में रहते हैं, शादी की है, करने वाले हैं, कि उनकी भी लव स्टोरी है, उनके भी चैलेंजेस रहे होंगे उस लव स्टोरी में। आप वो सब दिखाइए और फिर उसके ऊपर मूवी बनाइए और बोलिए कि ये यहाँ तक आ सकते हैं अगर जर्नी को थोड़ा स्मूथ बनाया जाए और सपोर्ट मिले, सपोर्ट सिस्टम मिले, एजुकेटेड हो। तो उस एंगल से तो दिखाया नहीं जा रहा है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच आपके Thank you. टाइम के लिए, सारी नॉलेज के लिए। एक छोटा सा मैसेज और दे दीजिए कि अगर कोई आपसे हेल्प चाहे या कोई आपसे किसी तरीके की सोल्यूशन चाहे इस फेज से निकलने के लिए, या कोई अगर ऑलरेडी किसी ट्रॉमा में है, किसी परेशानी में है, तो वो मैम को रीच आउट कर सकता है किसी भी टाइम। और जैसा कि मैम ने बताया कि 80-90 ऑलरेडी उनको मैसेजेस डेली आते ही हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए तो आप मैम से रीच आउट कर सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू। और इस पॉडकास्ट में आपको क्या ऐसी चीज़ लगी जो आप अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाए, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई चीज़ चेंज करनी चाहिए, या आपको लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को कोई नई पॉलिसी लानी चाहिए, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम सब मिलके अगर हम इस माइंडसेट को सोसाइटी के चेंज करना चाहेंगे तो तभी कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा आजकल वो कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ट्रोल हो रही है, एकदम से सारा यूथ उमड़ आया है उस पर हेल्प करने के लिए। तो इसी तरीके से कोई एक इनिशिएट करे, कोई स्टेप ले कि इस कम्युनिटी को हम कैसे एक परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें और मैम को रीच आउट भी कर सकते हैं आप। और हाँ जी, और मुझे रीच आउट करने के लिए आप DIPIKA DEEPIKA_1989 डालेंगे और मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा। और या फिर हमारा जो क्लिनिक है स्किन प्लस, स्किन प्राइड, आप इसमें भी जाएंगे, मैसेज करेंगे कि दीपिका मैम से बात करनी है, आप आराम से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे रीच आउट करना बड़ा आसान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।